आइए तो आज हम एक बार दिल्ली सल्तनत के अगले टॉपिक खास करके जो इल्तुतमिश है उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में स्टडी किया था और कुल मिलाकर के ये 1206 से 1210 ईस्वी तक राजकाज को संभालता है और नए वंश गुलाम वंश की नींव रखता है। गुलाम वंश की नींव रखता है। गुलाम वंश की नींव रखने में इसको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन सभी चुनौतियों को ये वैवाहिक संबंध के माध्यम से सुलह कर लेते हैं। जैसा कि हमने बात कहा था इससे पहले वाले वीडियो में कि घोरी जो होता है वो यहाँ पे राज्य की स्थापना करता है। घोरी क्या है? एक तुर्क है, तुर्क आक्रांता है और ये तुर्क आक्रांता यहाँ पे स्थायित्व के साथ राज्य स्थापना ये कर लेता है भारतवर्ष में। जब गोरी मर जाता है इसके 3 दावेदार बन जाते हैं। एक होता है यल्दोज जो गोरी के समय में बहुत बड़ा अधिकारी रहता है, बड़ा अधिकारी होता है। इसके अलावा दूसरा होता है कुवाचा और तीसरा होता है ऐबक जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान से समझिएगा बाबू, ये कुवाचा को सिंध वाला इलाका मिलता है इसके मरने के बाद, इसको मुल्तान वाला इलाका मिलता है और इसको लाहौर से लेकर के लखनौती तक का इलाका मिलता है। लाहौर कहाँ है तो पाकिस्तान में, लखनौती कहाँ है तो बंगाल। इतने बड़े क्षेत्र को ये शासन में लेता है कौन? ऐबक। साथ ही इसके अंतर्गत दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, सियालकोट हो गया, पेशावर हो गया, इन सभी का इलाका ऐबक के अंतर्गत आता है। तो जब ऐबक गद्दी पे बैठता है तो इन सबों को शांत करना होता है। एक तो वैवाहिक संबंध के माध्यम से इन सभी को शांत करता है। देखिए यल्दोज की बेटी से ये अपना विवाह कर लेता है और ये रिश्तेदार बना लेता है। फिर ऐबक अपने बहन का विवाह कुवाचा से कर देता है, नसरुद्दीन कुवाचा जो कि सिंध का गवर्नर होता है। और ऐबक अपने बेटी का विवाह एक नया यंग का लड़का रहता है इल्तुतमिश से ये विवाह कर देता है और इल्तुतमिश इसका दास होता है। इसीलिए आज हम जब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इसको स्टार देखिए, याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत के अंदर ये काफ़ी हॉट टॉपिक होता है इल्तुतमिश, जिससे कि हमको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सीरियली क्रम में उसको हम पढ़ेंगे बाबू। ये जो है जितना हम चीज़ को डिक्टेट किए हैं, मेरा पिछला वीडियो है वहाँ पे जा करके इन डिटेल पढ़ सकते हैं। सारे के सारे हम वहाँ पे कवर अप करवाए हैं। तो आगे हम चलते हैं बाबू। जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठता है और सफलतापूर्वक कुल मिलाकर के 6 से लेकर के 10 ये 4 वर्षों का शासन सफलतापूर्वक संचालन करता है। उसके बाद उसका बेटा आता है आराम शाह और ये नालायक किस्म का बेटा रहता है। केवल 8 महीना ये शासन करता है और वहाँ पे जो आमिर लोग होते हैं, आमिर बाबू जो राज्य के बड़े अधिकारी होते हैं, उसको लेमन लैंग्वेज में मान लो अमीर कहा जाता है। तो वहाँ पे जो अमीर लोग होते हैं इसकी मदद से उस समय दिल्ली बदायूं का प्रांतपति रहता है इल्तुतमिश। बाबू कहाँ का प्रांतपति रहता है? बदायूं का। ये सूबेदार रहता है। कहाँ का इल्तुतमिश रहता है? बदायूं का सूबेदार रहता है। तो अमीर लोग इसको उकसाता है और इसके बेटे को यहाँ पे सत्ता से हटवाने में मदद करता है। फलस्वरूप दिल्ली के झूठ जो भी है, झूठ नामक स्थान पर या इसको जड़ भी कहा जाता है या झूठ भी कहा जाता है, इन जगह पे इसको पराजित कर देता है। और आराम शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पे कौन आ जाता है? इल्तुतमिश आ जाता है। तो ये क्रोनोलॉजी है, आप इसको मेंटेन किए रहिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं और मेरा जो मेन टॉपिक है आज का वो है इल्तुतमिश। बाबू इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 तक ये गद्दी पे बैठता है। गद्दी इनको यूं ही नहीं मिल गया, इनके लिए भी काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा है। उन सभी बातों को देखेंगे। फिलहाल इल्तुतमिश का शासनकाल कब है? 1211 से लेकर के 1236 तक। बाबू इल्तुतमिश के बारे में जो जानकारी हमको मिलता है वो तबकात ए नासरी एक ग्रंथ है और मिनहाज उस सिराज
इसके दरबारी कवि है। तो तबकात ए नासरी वह स्रोत है जिससे हमको इल्तुतमिश काल के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलता है और ये 13वीं शताब्दी का विशिष्ट जानकारी हमको मिलता है। तो सबसे बेहद इंपॉर्टेंस का स्रोत होता है दिल्ली सल्तनत को जानने के लिए पृथ्वीराज रासो का एक ग्रंथ जो है चंद्रराई का पृथ्वीराज रासो और उसके बाद मिनहाज उस सिराज, इन सबों से हमको दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलता है। तो उसी ये जो है तबकात ए नासरी यानी मिनहाज उस सिराज, ये इसके दरबार में रहते थे और ये इसका लिटरेरी सोर्स है। खैर देखिए, जैसा कि अभी हमने बात कहा कि इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था, इसीलिए ये जो गुलाम वंश है या फिर दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश है उसको बोला जाता है इलवरी वंश। तो आई होप ये बात क्लियर हो जाएगा कि इल्तुतमिश कैसा तुर्क था, एक इलवरी तुर्क था। बाबू ध्यान दीजिएगा, जब हम बात बलबन का करेंगे तो देखिए बलबन लोअर कास्ट को बिलोंग करता था और ये भी क्या था बाबू, तुर्की का था। कहाँ का था, तुर्की का था। लेकिन जैसे हम बात करते हैं इल्तुतमिश का, तो बाबू ये अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं और ये भी कैसा तुर्क है, इलवरी तुर्क है। मेरी बात को समझ गए आप? तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत के जो पहला खास करके वंश है उसको गुलाम वंश बोला जाता है या इलवरी वंश बोला जाता है या मामलुक वंश बोला जाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके वहाँ पे डिस्कशन ऐसा किया गया है। फिलहाल देखिए, इल्तुतमिश जो है ये अपनी राजधानी बदल लेता है और लाहौर के जगह पे दिल्ली को बनाता है। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह अपनी राजधानी राज का कहाँ रखता है, तो अपनी राजधानी राज का रखता है लाहौर। लेकिन ये दिल्ली का पहला शासक होता है इल्तुतमिश, जिन्होंने अपनी राज्य की राजधानी दिल्ली ला लेता है और दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक संस्थापक का खिताब अपने नाम करता है। वो व्यक्ति कौन है, इल्तुतमिश। साथ ही इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को ट्रिपल स्टार मारिएगा, वास्तविक संस्थापक, गुलामों का गुलाम। साथ ही एक पॉइंट और रखिएगा कि 1229 में बगदाद के खलीफा से इन्होंने सुल्तान ए आजम की उपाधि लेता है। साथ ही खिल्लत भी प्रदान करता है। इसको बाबू, खिल्लत का मतलब होता है जैसे हम किसी को शाल उड़ा करके सम्मानित करते हैं, तो ये एक सम्मान सूचक शब्द होता है। खिल्लत में क्या होता है, शॉल देकर सम्मानित करना सीधा सा मतलब होता है इसका। तो इन्होंने जो बगदाद के खलीफा होता था उस समय मुस्लिम के सबसे बड़े धर्मगुरु को खलीफा बोला जाता था और वो पूरा जितने भी मुसलमानी मुल्क होता था वहाँ पे अगर किसी को ये खिल्लत मिल जाता था या सुल्तान ए आजम की उपाधि मिल जाता था, तो इसका मतलब होता है कि इस्लामी जनता का शासक। कैसा होगा शासक बाबू, इस्लामी जनता का वो शासक बन बैठा है। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिन्होंने खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया, कौन होगा, इल्तुतमिश। पहला सुल्तान जिसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इल्तुतमिश। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इलवरी तुर्क कौन था, इल्तुतमिश। ठीक, तो इस प्रकार से इल्तुतमिश के बारे में इतना बात हमको स्पेशली माइंड आउट करना होता है। इसके अलावा जब ये गद्दी पे बैठता है तो कई सारे इसके सामने चुनौतियां होती हैं। जैसे कि हमने बात कहा था कि उस समय खंड खंड में भारतवर्ष टूटा हुआ था, राजपूतों का एक अलग ही वर्ग था और कुल मिलाकर के जब हम उत्तरवर्ती गुप्त काल पढ़ा रहे थे तो हमने बात किया था कि कई सारे राजपूतों का, जैसे गुर्जर प्रतिहार हो गया, चालुक हो गया, उसके बाद सोलंकी हो गया, उसके बाद गुजरात का अहिरवारा का वंश हो गया, ये राजपूत हो गया। इन सबों का जो वंशज है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। यही कारण है कि बहुत सारे राज्यों का जब यहाँ पे आगमन होता है तो उनको जीतना इल्तुतमिश के लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है। फलस्वरूप उन्होंने अपनी सैनिक क्षमता और कूटनीति, साथ ही राजनीतिक दूरदर्शिता के माध्यम से इन राजपूतों राज्यों को शांत करता है, विजय करता है। इसके बाद दिल्ली पर मंगोल आक्रमण का भय बना रहता है। उस समय बाबू चंगेज खान मंगोलों का नेता रहता है और मंगोल, जैसा कि हम जानते हैं कि वही आज का जो मंगोलिया वाला क्षेत्र है, चीन के उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, वहां से ये यहाँ पे आता है और भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। जैसे कि भारत के आक्रांतों का एक लंबा सीरीज है। सबसे पहले हम देखते हैं
उत्तरवर्ती मौर्य काल की बात करें तो जैसे हिंद यवन हो गया, शक हो गया, पल्लव हो गया, कुषाण हो गया, उसके बाद फिर गुप्त काल में देखते हैं कि हुन आ जाता है। अब किसकी बारी है बाबू? अब मंगोलों की बारी है। तो चंगेज खां वहाँ का नेता रहता है, मंगोल का नेता रहता है और यहाँ पे ये आगमन करता है। एक्चुअली में आगमन करता है ख्वारिज्म पे। कहाँ करता है बाबू? ख्वारिज्म मध्य एशिया के क्षेत्र में आता है, अफगानिस्तान वाले रीजन में आता है। तो वहाँ का सम्राट रहता है जलालुद्दीन। वो भाग करके भारत आना, खास करके इल्तुतमिश के राज में आने की कोशिश करता है। तो इसको चंगेज खां ने मना करता है इल्तुतमिश को कि तुम अपने राज्य में इसको शरण नहीं देना। फलस्वरूप इल्तुतमिश अपने राज्य में ये जो जलालुद्दीन होता है इसको संरक्षण नहीं देता है और अंतिम रूप से चंगेज का जो भय रहता है, चंगेज खां जो भारत पे आगमन करने के लिए आतुर रहता है, वो आतुर खत्म हो जाता है और इस प्रकार से चंगेज खां वापस लौट जाता है, भारत पे आगमन नहीं करता है। तो याद रखिएगा बाबू, इल्तुतमिश के समय में मंगोलों का आक्रमण भारत पे नहीं होता है बल्कि होने से बच जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। दिल्ली के अमीरों का दमन करता है कौन? इल्तुतमिश। देखिए यही अमीर इसको शासन दिलवाने में मदद करता है। तो ये अमीर अब चाहेगा ना कि भैया हमको राज्य को बड़ा पद मिले, बड़े ओहदा पे हम जाए। फलस्वरूप जो बदमाश करता है उसका दमन कर देता है। और इसके अलावा इन्होंने कुछ अमीर जो इसके हित का बात करता है, 40 अमीरों का दल जिसको तुर्कान-ए-चहलगानी कहा जाता है का गठन करता है। क्या बोलते हैं बाबू? तुर्कान-ए-चहलगानी, चहलगानी का ये क्या कर लेता है? गठन कर लेता है। और तुर्कान-ए-चहलगानी क्या होता है? हाँ वही सर वाला फर्स्ट का बस रहने दीजिए। तुर्कान-ए-चहलगानी को ये क्या कर लेता है बाबू? तुर्कान-ए-चहलगानी को ये स्थापित करता है जिसमें 40 युग अमीर जो होते हैं वो इसमें होते हैं। उनमें बलबन भी याद रखिएगा कि बलबन भी एक व्यक्ति होता है, तुर्कान-ए-चहलगानी का सदस्य होता है। साथ ही यल्दोज एवं कुबाचा जो दमन के लिए आतुर होते हैं इसको भी ये शांत करता है और अपने बुद्धि विवेक से ये करता है शांत। इसके अलावा अक्ता प्रणाली की शुरुआत करता है। अक्ता होता है बाबू जैसे हमको राज्य में स्थायित्व प्रदान करने के लिए सेना की जरूरत है, तो हम राज्य में सेना रखेंगे तो उसको हम नकद वेतन न दे करके भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा दे देंगे, लेकिन उस टुकड़े पे उसी का अधिकार हो जाएगा, वो उसको उपजाएगा, उसको खाएगा, साथ ही हमको सेवा देगा। और अगर ज़्यादा अधिशेष होता है तो वो राज्य के लिए कर के रूप में हमको कुछ लिमिट मात्रा में देगा भी। तो यही है एकता प्रणाली को बाबू कौन लॉन्च करता है? इल्तुतमिश लॉन्च करता है। और एकता प्रणाली के मूल में रहता है कि सेना को नकद वेतन न दे करके उसको हम भूमि का एक टुकड़ा दें। यही है एकता प्रणाली। और देखिए ये इल्तुतमिश पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक होता है जिन्हें शुद्ध अरबी के सिक्के चलाया। क्या चलाया? शुद्ध अरबी के सिक्के। ट्रिपल स्टार दीजिएगा, क्वेश्चन का फॉर्म बन रहा है। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाले शासक इल्तुतमिश। इसके बाद चांदी का टांका एवं तांबे का जितल चलाया। पूछता है क्वेश्चन में, चांदी का टांका और तांबे का जितल। हमने याद करने के लिए याद किया है चाट जीत। देखिए चांदी का टांका और तांबे का जितल, समझ गए? चाट के जीत या चाट जीत ऐसे हमने मतलब नहीं कहता है पूरा आप पढ़ते पढ़ते किताब को चाट जाओगे तो जीत जाओगे। तो वही हमने दिमाग में फिट किया है, चाट के जीत। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल याद रखिएगा। तो अपना आप भी अपना कुछ भी ट्रिक अपना सकते हैं याद करने के लिए। तो याद क्या रखना है? शुद्ध अरबी के सिक्का चलाया, साथ ही चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल चलाने वाला कौन व्यक्ति रहता है? इल्तुतमिश रहता है। इसके अलावा इसने बहुत सारे कार्य किए। देखिए समझने वाली बात है, इल्तुतमिश केवल योग सैनिक न हो करके इनको कला के प्रति भी बहुत ज्यादा अनुराग था। क्या था बाबू? कला के प्रति बहुत ज्यादा अनुराग था। यही कारण है कि इन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किए। साथ ही एक विद्वान कौन है? तबकात-ए-नासरी के लेखक मिन्हाज-उस-सिराज को अपने दरबार में रखता है, जो इसके समय की भारत की विशेष जानकारी हमको प्रदान करता है। तो इस सबसे पहले इसके निर्माण कार्य को देख ले। तो पहला निर्माण कार्य कि इसके जो ससुर जी थे कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को प्रारंभ किया था लेकिन पूर्ण नहीं करवाया। पूर्ण करवाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बात याद रखिएगा कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा
ये निर्माण करवाता है। इल्तुतमिश का मकबरा, ये खुद अपने नाम से मकबरा निर्माण करवाता है। और गंधक की बावली, ये भी निर्माण करवाता है। तो याद रखना है, कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूरा करवाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। सुल्तानगढ़ी का मकबरा यही निर्माण करवाता है। इल्तुतमिश का मकबरा ये बनवाता है। गंधक की बावली ये बनवाता है। और ये सारे के सारे कहाँ हैं बाबू? तो ये सारे का साथ दिल्ली में है, तो इसको याद रखना। इसके अलावा जैसे देखिएगा, ये इल्तुतमिश जो है ये जितने भी अपने राज्य में जो भी अमीर लोग हैं, उस अमीर लोगों के माध्यम से इस बात पे हमेशा जोर दिए करता था कि राज्य का शासन सफलतापूर्वक चले। एक तो उन्होंने सेना को संगठित किया, दूसरा अमीर के माध्यम से राज्य को संचालन का काम करता था। उसके दरबार में विद्वान लोग भी रहते थे, स्थापत्य पे ध्यान दिया, कला के क्षेत्र पे भी काम किया। और अंतिम में इसका मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को हो जाता है। और इल्तुतमिश जो एक चैप्टर होता है दिल्ली सल्तनत का, काफ़ी योग चमकता हुआ सितारा, वो यहीं पे एंड हो जाता है। तो ये था हमारा एक टॉपिक इल्तुतमिश। कई बार लाइट कट गया है, खैर इस वीडियो को हम तो अपलोड करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।